नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र। इस वर्ड को समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है दोस्तों त्यागना या बाहर निकालना। ठीक है। एंड उसके बाद में बात करते हैं तंत्र की। तो तंत्र दोस्तों अंगों से मिलकर बना होता है। एंड अंग होते हैं वो उत्तकों से मिलकर बना होता है। एंड उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर दोस्तों उत्सर्जन की क्रिया करने वाले अंग सम्मिलित होते हैं। एंड उत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करने वाले अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक मनुष्य के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको वो बाहर निकालता है या त्यागता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मनुष्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करता है और भोजन के अंदर पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि जो भोजन होता है वो पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, प्रोटीन, जल, लवण, खनिज, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद में इसमें क्या होता है? इनका पाचन होता है। और पाचन होता है तो पाचन से जो ऊर्जा बनती है, जो चीज़ ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है। एंड अब हमारे शरीर में उस टाइम होता है क्या है कि हमारे शरीर में पाचन के दौरान जो उनका पाचन होता है तो अच्छी चीज़ें होता है उनको तो शरीर अवशोषित कर लेता है। ठीक है। एंड जो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उनका क्या करता है शरीर उत्सर्जन कर देता है, उनको बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों उत्सर्जन की डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हो। देखिए, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं एग्जेक्टरी, डेफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हो। उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, अपशिष्ट का मतलब शरीर के योग्य नहीं है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल एंड CO2 आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो दोस्तों डेफिनेशन समझ गए होंगे आप कि शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2 आदि को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की। एग्जेक्टरी सिस्टम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु एक विशेष तंत्र होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, उत्सर्जन तंत्र के मतलब कहने का मतलब ये है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक विशेष तंत्र होता है, एक अलग ही प्रकार का तंत्र होता है जिसमें उत्सर्जन की क्रिया करने वाले अंग सम्मिलित होते हैं और उससे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि विशेष तंत्र इसलिए होता है क्योंकि उत्सर्जन की जो क्रिया है वो एक अलग ही तंत्र होता है, वो करता है। पाचन की क्रिया अलग तंत्र करता है जिसे पाचन तंत्र करता है, और जनन की क्रिया जनन तंत्र करता है। तो इसी प्रकार उत्सर्जन की जो क्रिया करता है वो करता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में आगे देखिए, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है या हम बोल सकते हैं अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया इसमें देखिए अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। जो अमोनिया का उत्सर्जन है, अमोनिया का बाहर निकालने का जो कार्य है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। अमोनिया के उत्सर्जन हेतु अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। उनके जलीय कीट, अनेक जलीय कीट, अस्थिल मछलियाँ, उभयचर जीवों में अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो जैसे जलीय कीट है, जल में रहने वाले जो कीट है, अस्थिल मछलियाँ है, उभयचर का मतलब कि जो
वे जीव जो जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। तो जलीय कीट है, अस्थिर मछलियां है, उभयचर है, इन जीवों में किसका उत्सर्जन होता है? अमोनिया का उत्सर्जन होता है। और अमोनिया के उत्सर्जन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? अधिक जल की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अब वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। आपसे ये पूछ ले कि अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी किसे कहते हैं? तो दोस्तों वे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। मतलब अमोनिया को बाहर निकालने वाले या अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो अपशिष्ट पदार्थ आता है वो आता है यूरिया। यूरिया का उत्सर्जन मुख्यतः स्तनधारी और समुद्री मछलियों में होता है। तो यूरिया का उत्सर्जन किसमें होता है? स्तनधारी जिसमें दूध ग्रंथियां पाई जाती है, समुद्री मछलियों, ये जीव करते हैं यूरिया का उत्सर्जन। देखिए कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के द्वारा जो अमोनिया बनती है उस अमोनिया को जो यकृत होता है हमारा वो यूरिया में क्या करता है? कन्वर्ट करने का कार्य करता है। वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक या यूरियो उत्सर्जी कहलाते हैं। तो देखिए अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक या अमोनिया उत्सर्जी। और यहाँ पर देखिए वे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक या यूरियो उत्सर्जी कहलाते हैं। उसके बाद में देखिए थर्ड नंबर पर यूरिक अम्ल। पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। जैसे पक्षी होते हैं, सरीसृप यानी सांप वगैरह होते हैं, कीट आदि में क्या होता है? अमोनिया को यूरिक अम्ल में, जो अमोनिया होता है उनको यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। और यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो यूरिक अम्ल को बाहर निकालने के लिए यूरिक अम्ल के उत्सर्जन है के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखिए वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक या यूरिक उत्सर्जी कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों ने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। जो अपशिष्ट पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र का है। इसमें देखिए जो अंग सम्मिलित हो रहे हैं वो है दायां वृक्क, वृक्कशिरा, बायां वृक्क, मूत्रवाहिनी, वृक्कधमनी, मूत्राशय, मूत्र अवरोधनी, मूत्र मार्ग। ये इतने सारे अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए ये जो वृक्क है, एक तो दायां वृक्क, एक बायां वृक्क। इन वृक्कों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और प्रत्येक वृक्क से क्या निकलती है? एक मूत्र वाहिनी निकलती है। दाएं वृक्क से दाएं मूत्र वाहिनी, और जो बायां वृक्क है इससे ये बाएं मूत्र वाहिनी निकलती है। और यहाँ से निकलने के पश्चात ये किसमें प्रवेश करती है? मूत्राशय में प्रवेश करती है। ये मूत्राशय जहाँ मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसके पश्चात ये देखिए मूत्र अवरोधनी है, यहाँ पर ये मूत्र मार्ग है। तो इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ मानव उत्सर्जन तंत्र। देखिए दोस्तों जो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है वो तरल अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, एक मूत्राशय, 2 मूत्रवाहिनियां तथा एक मूत्र मार्ग होता है। यह अंग इसमें होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्क की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, यह मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है जो शरीर से लगभग 75 से 80% तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। साथ साथ शरीर में स्रावित होने वाले तरल पदार्थों का नियंत्रण भी
करता है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? वृक्क की। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, दायां वृक्क और बायां वृक्क। ठीक है, ये उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है ये, क्योंकि 75 से 80% जो उत्सर्जन का कार्य है वो इन्हीं के द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, यह क्या करता है? तरल पदार्थों का उत्सर्जन करता है एंड तरल पदार्थों का नियंत्रण भी ये करता है। फिर देखिए दोस्तों, जो वृक्क है इनका आकार सेम के बीज के आकार का होता है और इसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा होता है। वृक्क की सतह पर एक स्रवांचनुमा संरचना होती है जिसे हाइलम कहते हैं। दोस्तों, आपको ये वृक्क दिखाई दे रहे होंगे, ये वृक्क है और इसके अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको बोलते हैं रवांचनुमा संरचना। ये जो संरचना है, ठीक है, ये क्या है? हाइलम। जो रवांचनुमा संरचना है इसको क्या बोलते हैं? हाइलम। देखिए, वृक्क की सतह पर एक रवांचनुमा संरचना होती है जिसे हाइलम कहते हैं। ये हाइलम है और हाइलम से मूत्र नलिका, तंत्रिका, रक्त वाहिनियाँ आदि होकर वृक्क में प्रवेश करती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो नलिका दिखाई दे रही है आपको, ये मूत्र वाहिनी है, मूत्र नलिका है, तंत्रिकाएँ है, रक्त वाहिनियाँ हैं, ये इस वृक्क में प्रवेश करती है। किससे? हाइलम से होकर प्रवेश करती है। हाइलम के अंदर वाले भाग में कीप आकार की वृक्क की श्रोणी होती है। जो हाइलम का अंदर वाला भाग है, ये यहाँ पर कीप के आकार की क्या होती है? कि श्रोणी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने वृक्क के बारे में क्या जाना? सबसे पहले देखिए कि ये मुख्य अंग है उत्सर्जन तंत्र का। ये 75 से 80% तरल पदार्थों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। और ये शरीर में होने वाले तरल पदार्थों का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। इनका आकार सेम के बीज के जैसा होता है। इनका रंग कैसा होता है? भूरा, गहरा भूरा होता है। और वृक्क की सतह पर क्या होती है दोस्तों? रवांचनुमा संरचना होती है ये, जिसको बोलते हैं हाइलम। और इस हाइलम से मूत्र नलिका है, तंत्रिकाएं हैं और रक्त वाहिनियां प्रवेश करती है। ठीक है, और हाइलम के अंदर वाले भाग में कीप के आकार की एक श्रोणी, वृक्क की श्रोणी होती है। ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, उसके बाद भी देखिए हम पढ़ते हैं वृक्क के बारे में। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग वल्कुट, जिसको कॉर्टेक्स, तथा भीतरी भाग मध्यांश या मेडुला कहते हैं। जो ये वृक्क होता है हमारा दोस्तों, इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। जो बाहर का भाग है उसको क्या बोलते हैं? वल्कुट बोलते हैं। ठीक है, और जो अंदर का भाग है इसको क्या बोलते हैं? मध्यांश या मेडुला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखिए कि प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसे वृक्काणु कहते हैं। तो यहाँ से पूछ रहे कि वृक्काणु किसे कहते हैं, या फिर जो वृक्क है किनसे मिलकर बना होता है? तो कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कि नेफ्रॉन या फिर वृक्काणु क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, या हम वृक्काणु बोल सकते हैं, इसके दो भाग होते हैं। आपके सामने जो संरचना है ये किसकी है? ये वृक्काणु की है। ये नेफ्रॉन की संरचना आपके सामने है। तो देखिए, दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला जो भाग होता है वो बोलता है वोमेन संपुट। जो यहाँ तक का जो भाग है, ये भाग इसको बोलते हैं वोमेन संपुट। एंड दूसरा जो भाग होता है वृक्क नलिका। ये जो यहाँ इतना भाग है, ये कौन सा है? वृक्क नलिका का भाग है। तो जो ये वृक्काणु की संरचना है और इसका जो ये वाला भाग है ये होता है वोमेन संपुट, और नीचे वाला जो भाग होता है ये होता है वृक्क नलिका। इसका अध्ययन करेंगे डिटेल से हम लोग। एंड जो अगला ये भाग है ये है संग्रहण नलिका। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, वोमेन संपुट यह नेफ्रॉन के ऊपर वाले भाग में पाया जाने वाला कप आकार का थैले जैसा होता है। वोमेन संपुट में अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने क्या बताया कि ये जो भाग है, ये भाग ये कौन सा है? वोमेन संपुट भाग है ये। और इसके अंदर ये क्या है?
अभिवाही धमनियाँ है और ये अंदर देखो एक गुच्छा सा दिखाई दे रहा है आपको। तो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर अभिवाही धमनियों का गुच्छा पाया जाता है, ठीक है। और ये गुच्छा क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए ग्लोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है तथा जो अशुद्ध रुधिर को ग्लोमेरुलस में लाता है। देखिए एंड दूसरा सिरा वृक्क सिरा से जुड़ा होता है जो शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करता है। दोस्तों एक बार फिर से देखिए बोमेन संपुट के बारे में। नेफ्रॉन के ऊपर का भाग क्या कहलाता है, बोमेन संपुट कहलाता है। ये एक कप के आकार का थैले जैसा होता है, ठीक है। बोमेन संपुट में अभिवाही धमनियों का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ठीक है। अब जो ग्लोमेरुलस है इसका एक भाग वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, जिसमें क्या होता है, अशुद्ध रुधिर वृक्क धमनी की सहायता से किस में आता है, इस ग्लोमेरुलस में आता है। और जो ग्लोमेरुलस का दूसरा जो भाग है वो वृक्क शिरा से जुड़ा होता है, जो शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे देखिए दोस्तों, फिर बात करते हैं वृक्क नलिका की। तो यहाँ तक तो जो हो गया भाग वो कौन सा हो गया, बोमेन संपुट का भाग हो गया। उसके बाद में बात करते हैं वृक्क नलिका। देखिए यहाँ से लेकर ये जो भाग है ये कौन सा है, वृक्क नलिका का भाग है, इसे क्या बोलते हैं, वृक्क नलिका बोलते हैं। तो ये बोमेन संपुट के नीचे वाले भाग से शुरू होने वाली नलिका है। कौन से भाग से, नीचे वाले भाग से शुरू होने वाली नलिका है। देखिए ये बोमेन संपुट का नीचे वाला भाग है और यहाँ से शुरू होती है ये, जिसका एक सिरा बोमेन संपुट से जुड़ा होता है और दूसरा मूत्र संघ नलिका से जुड़ा होता है। देखिए एक सिरा किससे जुड़ा हुआ है, बोमेन संपुट से जुड़ा हुआ है। एंड इस प्रकार यहाँ से चलते हुए ये जो एक सिरा है वो किससे जुड़ा हुआ है, मूत्र संग्रहण नलिका से जुड़ा हुआ है। ये कौन सी नलिका है, मूत्र संग्रहण नलिका है ये। वृक्क नलिका के मध्य भाग में इसकी हेयर पिन नुमा कुंडलित संरचना होती है। कैसी, हेयर पिन नुमा कुंडलित संरचना होती है जो हेनले लूप का निर्माण करती है। दोस्तों जो वृक्क नलिका है उसके मध्य में देखिए यहाँ पर ये कैसी है, हेयर पिन नुमा संरचना है, जिसको क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से बता रहा हूँ इसके बारे में। वृक्क नलिका बोमेन संपुट के नीचे वाला भाग है, जिसका एक सिरा बोमेन संपुट से जुड़ा होता है एंड दूसरा सिरा मूत्र संग्रहण नलिका से जुड़ा होता है। वृक्क नलिका के मध्य भाग में हेयर पिन नुमा एक संरचना होती है, कुंडली संरचना होती है, जो हेनले लूप का निर्माण करती है, जिसे क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बारे में जान लिया हम लोगों ने, वृक्काणु के बारे में जान लिया कि ऊपर वाला भाग बोमेन संपुट कहलाता है, ये वृक्क नलिका का भाग कहलाता है, और ये जो भाग है ये कौन सा है, मूत्र संग्रहण नलिका का भाग है ये दोस्तों। उसके बाद हम देखिए ग्लोमेरुलस अभिवाही धमनियों का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक भाग वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, जो अशुद्ध रुधिर ग्लोमेरुलस में लाने का काम करता है। ग्लोमेरुलस का दूसरा जो भाग है वो वृक्क नलिका से जुड़ा होता है, जो शुद्ध रुधिर को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों, इतना तो हमने क्या जाना कि वृक्क के बारे में जाना, और वृक्क कई लाख इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको वृक्काणु बोलते हैं या नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, बोमेन संपुट, वृक्क नलिका, उनके बारे में अध्ययन किया है। अब देखिए दोस्तों, हम जानेंगे कि मूत्र निर्माण है हमारे शरीर में, जो मूत्र निर्माण किस प्रकार होता है या मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए दोस्तों, मूत्र निर्माण 3 चरणों में होता है। पहले तो होता है निस्यंदन, दूसरा होता है पुनःअवशोषण, और तीसरा होता है श्रावण। तो निस्यंदन मैं आपको बता दूं दोस्तों, निस्यंदन का मतलब यह होता है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गिल्ली मिट्टी होती है, ठीक है, और गिल्ली मिट्टी को किसी छलनी की सहायता से जब छलनी
में रखा जाता है तो पानी होता है वो नीचे आ जाता है और मिट्टी उस छलनी में रह जाती है। तो उस गीली मिट्टी से जल को अलग करने की जो विधि है, यह हमने मिट्टी और जल का एक मतलब विलयन था या मिश्रण था, उसमें से हमने पानी को अलग किया, पानी और मिट्टी को अलग किया। तो इस विधि को क्या बोलते हैं? निस्यंदन विधि बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? निस्यंदन होता है, उसके पश्चात पुनः अवशोषण होता है, फिर उसके पश्चात पुनः अवशोषण का मतलब एक बार फिर से उनका अवशोषण होता है, उसके बाद में श्रावण। ये 3 चरणों में पूरा होता है। तो देखिए, हम देखते हैं। देखिए, ये सभी कार्य कौन कौन से कार्य हैं? निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रावण। ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न भागों में होते हैं। किसके भागों में? वृक्क के भागों में, क्योंकि हम अभी वृक्क के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वृक्क के भागों में, विभिन्न भागों में ये पूरे होते हैं। वृक्क में लगातार रुधिर प्रवाहित होता रहता है। जो हमारा वृक्क है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है वृक्क, उसमें क्या होता है? देखिए, वृक्क की संरचना मैं एक बार फिर से बना देता हूँ आपके सामने। इस प्रकार होती थी ना वृक्क की संरचना। तो इस वृक्क में विभिन्न भागों में किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। तो देखिए, वृक्क में लगातार रुधिर प्रवाहित होता है। ये रुधिर वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। ये क्या है? वृक्क धमनी है, इनके द्वारा इस वृक्क में लाया जाता है। ये रुधिर अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। जो रुधिर वृक्क धमनी के द्वारा वृक्क में लाया जाता है वो किससे युक्त होता है? वो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। कहने का मतलब वो होता है अशुद्ध होता है। ठीक है, इस धमनी की शाखाओं को अभिवाही धमनियां कहते हैं। अब देखिए, जो धमनी होती है वृक्क में प्रवेश करती है, अशुद्ध या अपशिष्ट युक्त रक्त को लेकर आती है, उसकी जो शाखाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनियां कहते हैं। ये धमनियां नेफ्रॉन में बोमिन संपुट में जाकर कोशिकाओं के गुच्छ का निर्माण करती है। इस भाग में रुधिर का निस्यंदन होता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? अभिवाही धमनियां है, और ये अंदर जाकर किसका निर्माण किया? इसने गुच्छ का निर्माण किया, जिसको क्या बोला हम लोगों ने? क्या नाम दिया? ग्लोमेरुलस नाम दिया। और ग्लोमेरुलस में क्या होता है? जैसे ही इस गुच्छ में अपशिष्ट युक्त रुधिर प्रवेश करता है तो यहाँ पर जो अपशिष्ट पदार्थ है वो अलग हो जाता है, और जो रक्त होता है वो अलग हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? निस्यंदन की क्रिया यहाँ पर होती है, ग्लोमेरुलस में होती है। ठीक है दोस्तों, उसके पश्चात देखिए दोस्तों, आप स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट 1 मिनट में 1000 से 1200 ml रुधिर का निस्यंदन होता है। जैसे रुधिर इस ग्लोमेरुलस में आता है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? निस्यंदन की क्रिया होती है। जो अशुद्ध रुधिर होता है या अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रुधिर होता है, वहाँ से उसमें से अपशिष्ट पदार्थ अलग हो जाते हैं, और रुधिर है वो अलग होने की क्रिया होती है। और स्वस्थ व्यक्ति में प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रुधिर का निस्यंदन यहाँ पर होता है। निस्यंदन से रुधिर में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि निष्पादित होकर बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि का क्या होता है? निस्यंदन होता है। और निस्यंदन होने के पश्चात ये कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? इस बोमेन संपुट में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इस बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात ये तत्व वृक्क नलिका में से गुजरते हुए जो ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया है, ये तत्व है यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के पश्चात ये वृक्क नलिका से गुजरते हुए वृक्क नलिका गुजरते हैं, मतलब बोमेन संपुट के पश्चात किस में प्रवेश करते हैं? या वृक्क नलिका में प्रवेश करते हैं। वृक्क नलिका की दीवारें घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। जो वृक्क नलिका है ये, इसकी दीवारें किससे बनी हुई होती है? घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। इन कोशिकाओं में निस्यंदन या निस्यंदन से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण वगैरह थे, जो निस्यंदन हो चुका था उनका, वो वृक्क नलिका में प्रवेश करता है। और वृक्क नलिका की दीवारें किससे बनी होती है?
घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है, जो इन पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है, पुनः इनको क्या कर लेती है, शोष लेती है, अवशोष कर लेती है। इसके बाद में इन पदार्थों को पुनः रुधिर में भेज दिया जाता है। अवशोषण करने के पश्चात वापस उनको रुधिर में भेज दिया जाता है। लगभग 99 निस्यंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। कहने का मतलब जो 100% निस्पंदित पदार्थ है उनमें से 99% निस्पंदित जो पदार्थ है, तत्व है, उनका वापिस अवशोषण कर लिया जाता है। नेफ्रॉन के द्वारा पुनः अवशोषण के बाद शुद्ध रुधिर को धमनियाँ एकत्रित कर लेती है। इन धमनियों को अपवाही धमनियाँ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तो हो गई अवरोही भुजा, एक आरोही भुजा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ आ रहा है तो अवरोही घट रहा है, ठीक है, अवरोही। और यहाँ से देखो वापस ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको बोलते हैं आरोही भुजा। ठीक है, देखो, पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया का पुनः अवशोषण नहीं होता है। यहाँ से निस्यंदन हुआ था तत्वों का, तो उसमें से आगे वृक्क नलिका में प्रवेश किए, और वृक्क नलिका में प्रवेश करने पर यहाँ पर जो पदार्थों का पुनः अवशोषण हुआ था उनमें यूरिया एक ऐसा पदार्थ है जिसका क्या नहीं होता है, पुनः अवशोषण नहीं होता है यूरिया का। ठीक है, ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में रहते हैं। ये पदार्थ कहाँ रहते हैं, इस वृक्क नलिकाओं में ये पदार्थ रहते हैं। कौन सा, यूरिया। और ऐसे यूरिया ही ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ मूत्र का निर्माण करते हैं। जो वृक्क नलिका में यूरिया रह जाता है वो यूरिया ही क्या करता है, मूत्र का निर्माण करता है दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए ये नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, और नेफ्रॉन की संरचना में दोस्तों ये जो भाग है ये बोमेन संपुट वाला भाग है, और ये जो भाग है ये कौन सा है, वृक्क नलिका का भाग है। तो मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में संपादित होती है। पहला है निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब जो अपशिष्ट युक्त रुधिर है वो अपशिष्ट पदार्थ अलग होता है, रुधिर अलग होता है। तो देखो ये अभिवाही धमनियाँ हैं, ये यहाँ पर इनको लेकर आती है, रुधिर को लेकर आती है जो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। और ग्लोमेरुलस में आने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, निस्यंदन होता है। और निस्यंदन के दौरान ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया यह निस्पंदित होकर इस बोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। उसके पश्चात ये पदार्थ वृक्क नलिका में प्रवेश करते हैं, और वृक्क नलिका में जो दीवारें होती हैं वो किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है, जो उन तत्वों का वापिस अवशोषण कर लेती है। और अवशोषण करती है तो उसके पश्चात देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूरिया ऐसा पदार्थ है जिनका पुनः अवशोषण नहीं होता है। और पुनः अवशोषण नहीं होता है तो ये जो यूरिया है जिसका पुनः अवशोषण नहीं होता है, यह वृक्क नलिकाओं में ही रह जाता है और यह मूत्र का निर्माण करता है। ठीक है, उसके पश्चात देखिए दोस्तों, नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संघनन नलिका में ले जाया जाता है। मूत्र का निर्माण हो जाने के पश्चात में जहाँ से मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में निकलती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मूत्र निर्माण हुआ था वह किसमें चला जाता है, इस संग्राहक नलिका में चला जाता है। और संग्राहक नलिका के द्वारा किसमें चला जाता है ये दोस्तों, ये इन मूत्रवाहिनियों के द्वारा, ये क्या है, मूत्र वाहिनियाँ हैं 2, प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है और मूत्राशय में प्रवेश करती है, ये मूत्राशय है। तो यहाँ पर ही होती है, इस वृक्क में होती है जो मूत्र संग्रहण नलिका, और इस क्या जुड़ी हुई होती है, ये मूत्र वाहिनी जुड़ी होती है, इसके माध्यम से ये मूत्राशय में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो क्रिया पूरी हो गई, उसके पश्चात हम पढ़ते हैं अब मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र एकत्रित होता है वैसे वैसे मूत्राशय का आकार बढ़ता है। जब पर्याप्त मूत्र मूत्राशय में जमा हो जाता है तब केंद्रीय तंत्रिका द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को भेजा जाता है। यह संदेश मूत्राशय को पेशियों का संकोचन करता है और मूत्राशय अवरोधन में शिथिलन पैदा
करता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। देखिए दोस्तों, मूत्र बन गया और बनने के पश्चात मूत्रवाहिनी के माध्यम से ये कहाँ आ गया, मूत्राशय में आ गया। जैसे जैसे मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है वैसे वैसे इसका आकार क्या होता है, बढ़ता है और पर्याप्त मूत्र एकत्रित हो जाता है। उसके पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा इस मूत्राशय को एक संदेश भेजा जाता है कि पर्याप्त मूत्र एकत्रित हो गया, उसका उत्सर्जन कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब उसको संदेश मिलता है तो जो ये पेशियाँ होती है ये क्या करती है, संकुचन पैदा करती है, संकुचित होती है। और जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्या है, ये यहाँ पर होती है अवरोधनी। तो मूत्राशय की जो पेशियाँ वो संकुचित होती है और ये अवरोधनी होती है, ये क्या होती है, शीतलन होती है, ये ढीली होती है, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। और ये क्या होता है, मूत्र मार्ग। तो मूत्र मार्ग के सहायता से बाहर निकलता है। मूत्र को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहते हैं। अंत में वृक्क द्वारा शुद्ध किए गए रुधिर को वृक्क शिरा विभिन्न भागों में लेकर चली जाती है। तो यह था मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। उत्सर्जन किस प्रकार होता है इसका हमने डिटेल से अध्ययन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हमने पढ़ा था कि यूरिया का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से होता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं हमारे शरीर में जो अन्य तरीकों से या अन्य अंगों से बाहर निकलते हैं। जैसे देखिए, जैसे उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र, वर्ग के अलावा हमारे फेफड़े। जब हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था तो श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करके जो CO2 बनती थी हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको फेफड़े के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता था। तो फेफड़े, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जैसे देखिए, फेफड़े CO2 का उत्सर्जन करते हैं। यकृत है वो बिलिरुबिन, बिलिविरिडिन, विटामिन, स्टीरॉयड हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। फिर बात करते हैं त्वचा की। तो त्वचा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ था स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम का मतलब जब हम थूकते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, इसके साथ किसका उत्सर्जन होता है, स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों, उत्सर्जन के लिए जल अधिक मात्रा क्यों होती है, ठीक है दोस्तों। उसके पश्चात नेफ्रॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो नेफ्रॉन के मुख्य भाग दो भाग है, बोमेन संपुट और वृक्क नलिका। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस की संरचना एवं कार्य बताइए, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, संरचना जो अभिवाही धमनियाँ है वो एक गुच्छा निर्माण करती है जिनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और ग्लोमेरुलस जो अशुद्ध अपशिष्ट पदार्थों से युक्त रुधिर होता है उनका क्या करता है, निस्यंदन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्क नलिका के विभिन्न भाग बताइए। तो वृक्क नलिका के विभिन्न भाग आप बता सकते हो, ठीक है। उसके पश्चात देखिए, उत्सर्जन में त्वचा, श्वेत ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ का क्या योगदान है। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन में फेफड़ों का क्या योगदान है, यह भी पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आप समझा सकते हो, 3 चरणों में होती है, निस्यंदन, पुनःअवशोषण और श्रावण। अगला देखिए, वर्ग के अतिरिक्त उत्सर्जन में सहायक शरीर के 3 अन्य अंगों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हो आराम से, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामक चित्र बनाए तथा वर्णन, विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, यूरिक अम्ल उत्सर्जित 2 जंतुओं के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव वर्ग की संरचना के अनुदैर्ध्य का नामक चित्र बनाइए। वर्ग की संरचना का चित्र बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। तो 3 प्रकार के होते हैं,
अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर से निकलने वाले किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम बताइए। तो आप ये क्वेश्चन हो गए आपके जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए।